नमस्कार। आज आज मैं जो एक वीडियो ला रहा हूँ ये भी एक मोटर ओडी क्लेम के विषय में है और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये अभी हाल ही में एक दिन मेरे से किसी ने कुछ सवाल पूछा था, उसी सवाल के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक मेरे साथी अप्रूव्ड सर्वेयर साहब हैं, वरिष्ठ अप्रूव्ड सर्वेयर साहब हैं, मेरे मित्र हैं। तो उनका अभी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया और वो एक मोटर ओडी क्लेम में मुझसे कुछ जिसमें वो एज ए अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंटेड थे, तो उस क्लेम के विषय में मुझसे कुछ डिस्कशन कर रहे थे और मुझसे कुछ सलाह मांग रहे थे। तो वो क्लेम जो उन्होंने मुझे बताया, तो पहले मैं आपको उस क्लेम के विषय में बता दूं। तो ये एक हुंडई वर्ना गाड़ी के विषय में है। एक नई लगभग हुंडई वर्ना गाड़ी थी और जिसका राइट साइड से एक मेजर पूरी कंप्लीट राइट साइड एक्सीडेंट में डैमेज हुई और इंश्योर्ड ने क्लेम प्रोसेस किया डीलर वर्कशॉप पे, जो वाहन निर्माता कंपनी वहाँ पे गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी। और इन्होंने मेरे मित्र साहब ने सर्वे किया और अप्रूवल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी में सस्पेंशन और राइट साइड कंप्लीट डैमेज थी, लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। गाड़ी धीरे धीरे रिपेयर हुई और रिपेयर हो गई। जब गाड़ी रिपेयर हुई और गाड़ी को स्टार्ट किया गया तो गाड़ी की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई और जब वर्कशॉप ने डायग्नोज किया तो पता चला कि इसका जो ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, उसमें प्रॉब्लम है, कमी है, ख़राब हो गया है। तो वर्कशॉप ने सर्वेयर साहब से कहा कि ये इसके लिए एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है ECM और आप इसे भी अप्रूव कीजिए। वो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो ECM के लिए था वो बीमा कंपनी गया और ये क्लेम एक सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी के अंतर्गत था। सर्वेयर साहब से पूछा, साहब ये जो मेरे मित्र साहब थे कि साहब क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा, साहब गाड़ी तो एक्सीडेंट हुई है, नई गाड़ी है तो मिलना चाहिए। लेकिन बीमा कंपनी ने कहा, नहीं साहब, ये जो ECM है ये तो इस एक्सीडेंट में तो डैमेज हुआ नहीं, तो ये नहीं मिलना चाहिए। बीमा कंपनी के सर्वेयर से संपर्क होते हैं, एक और वरिष्ठ अप्रूव्ड सर्वेयर से कंसल्ट किया कि साहब ऐसे ऐसे मैटर है और इसमें क्या होना चाहिए। तो जो वो अप्रूव्ड सर्वेयर जिनसे बीमा कंपनी ने सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि साहब ये क्लेम जो ECM का ये नहीं बनता है, बाकी जो है वो तो ठीक है, ये ECM का क्लेम नहीं बनता है। तो बीमा कंपनी ने पूछा, साहब क्यों नहीं बनता, इसके लिए क्या वजह है? तो बीमा कंपनी को सर्वेयर साहब ने बताया, साहब ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है और पॉलिसी में कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कवरेज नहीं होती है। तो साहब बीमा कंपनी ने जो मेरे मित्र सर्वेयर साहब हैं उनसे कहा, भाई आप तो वरिष्ठ सर्वेयर हैं, इतने साल काम करते हुए भी हो गए और आपको ये बेसिक चीज़ नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कवरेज नहीं है, जो कि मना लिखा हुआ है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये तो क्लेम बनता ही नहीं है, तो आपको मना करना चाहिए। तो जो मेरे मित्र अप्रूव्ड सर्वेयर साहब जो इस क्लेम के लिए अपॉइंटेड थे, बोले वो परेशान हुए। तो इसी पे उन्होंने इसलिए मुझे फ़ोन किया और मुझसे मेरे इस विषय में ओपिनियन जाननी चाहिए। तो मैंने कहा, साहब जो ECM डैमेज है उसका क्लेम तो बिल्कुल बनता है। इसमें प्रॉक्सिमेट कॉज है, जो भी गाड़ी एक्सीडेंट, जो भी टक्कर हुई है जिस वाहन से, उसकी वजह से ECM डैमेज हुआ है। ये कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मामला नहीं है। अगर कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस
इस लॉस को बता रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा भी ठीक से नहीं पता है। मैं क्या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जो होते हैं मैं उन्हें सरल शब्दों में बताता हूँ कि अगर कोई एक गाड़ी से आप मान लीजिए फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हुई और उसके बाद वो 4 दिन गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम से ठीक होने में लगे, तो इस दौरान जो उस गाड़ी की वजह से जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है, आपने जो दूसरी गाड़ी की या ट्रैवलिंग में जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ या कहीं होटल में रुकना पड़ा, तो वो जो लॉसेज है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हैं जो पॉलिसी में कवरेज नहीं होते। तो ये जिसको ECM जो ECM डैमेज हुआ है तो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस तो है ही नहीं ना। उस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा यही बिल्कुल जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की बुक है मोटर इंश्योरेंस की, उसमें पढ़ने को भी मिल सकती है। तो मैंने उनको उसकी कॉपी भी भेजी। तो और मैंने कहा ये जो ECM जो डैमेज हुआ है ये एक तेज़ टक्कर थी। इस टक्कर में जो वोल्टेज या करंट जो भी है उसका जो है फ्लक्चुएशन हुआ है, क्योंकि अनइवन टक्कर अनइवन ही होती है, तो उसमें वोल्टेज करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से ECM ख़राब हो सकता है। सडन जो भी एक्सीडेंट सडन ही होता है, तो ये इस एक्सीडेंट में हो सकता है और तो इसका क्लेम तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमारा जो पॉलिसी, ये जो मोटर ऑडी पॉलिसी है, ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग इंडेमनिफिकेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अगर इसे मैं सरल शब्दों में कहूँ तो एक्सीडेंट से जस्ट पहले जैसी गाड़ी है उस अवस्था में लाने के लिए रिपेयर करने पे जो खर्च लगता है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत वो इंश्योरेंस कंपनी को वहन करना होता है। और यही जो सिद्धांत है ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। इस इंडेमनिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ वैसे कि ये बोनट का क्लेम मिलेगा, बम्पर का मिलेगा, हेडलाइट का मिलेगा, या नट बोल्ट का नहीं मिलेगा, या इंजन ऑयल का नहीं मिलेगा, या AC गैस का क्लेम नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कवरेज है पूरी गाड़ी के लिए, हमने जो गाड़ी खरीदी थी उस पैसे में जो चीज़ उस गाड़ी के साथ पार्ट्स के रूप में आई हैं वो सब की कवरेज होती है। तो बहुत से लोग या बहुत सी कंपनी में ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल कवरेज के नाम से भेद करते हैं। बहुत सारी कंपनी में एड ऑन कवरेज भी होती है कंज्यूमेबल के लिए, लेकिन सच ये है कि मोटर ऑडी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें कोई भेद नहीं है कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल के लिए। वहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज देती है। तो लेकिन ये बहुत हमारे यहाँ है और इस विषय में एक वर्किंग ग्रुप बनाया था IRDA ने और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग थे। तो वहाँ पे ये ओपिनियन आई थी कि ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल नाम की चीज़ें, ये इसके जो ये एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंज्यूमेबल हो या नॉन कंज्यूमेबल जो भी पार्ट है जो डैमेज हुआ एक्सीडेंट में या जिसे डालने की ज़रूरत है अपने गाड़ी को ठीक उस अवस्था में पहले एक्सीडेंट से जस्ट पहले लाने के लिए, तो उसमें जो भी खर्च आ रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इंश्योरेंस कंपनी को वहन करना होगा। तो जो ये जो ECM है ये इस एक्सीडेंट में प्रॉक्सीमेट कॉज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रॉक्सीमेट कॉज जो गाड़ी टक्कर हुई जिस गाड़ी से, उसकी वजह से गाड़ी की जो राइट साइड है वो डैमेज हुई और ये ECM, ये जो वोल्टेज अनइवन फ्लक्चुएशन हुआ, करंट का फ्लक्चुएशन हुआ, उसकी वजह से ये ECM ख़राब हो सकता है। और गाड़ी चूँकि नई थी और चलते हुए ही एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी रुकी हुई तो थी नहीं, यानी उसका ECM पहले से तो ख़राब था ही नहीं, इस एक्सीडेंट के बाद ही ख़राब हुआ है, तो उसकी कवरेज बिल्कुल बनती है। और ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कह रहा है तो उसको इंश्योरेंस में फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की डेफिनेशन ठीक से मालूम नहीं है।
इसी प्रकार बहुत से लोग जैसे एक गाड़ी है, सामने से टक्कर हुई, उसका रेडिएटर फटा और उससे कूलेंट बाहर निकलने लगा, इंश्योर्ड को दिखाई भी दिया और वो उसके बाद भी गाड़ी को चलाता जा रहा है। उसके बाद उसका कुछ दूर चलने पे 5-10 किलोमीटर के बाद इंजन सीज हो जाता है। तो बहुत से लोग इसे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कवरेज नहीं है, इसलिए ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की वजह से ये इंजन सीज हुआ है और ये क्लेम में नहीं मिलेगा, पॉलिसी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर नहीं करती। तो ये बात तो सच है कि पॉलिसी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कवरेज नहीं देती है, लेकिन ये जो लॉस है ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं है। ये पॉलिसी, अगर हम ठीक से पॉलिसी कंडीशन को पढ़ेंगे तो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी में 4 और कॉमर्शियल व्हीकल में पढ़ेंगे तो 5 होती है। उसमें सेफ गार्ड लिखा होता है, अगर उसमें एक कंडीशन सेफ गार्ड के लिए है और अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और उसके बाद फर्दर भी बिना सेफ्टी लिए उस गाड़ी को आगे चलाते हैं तो जो लॉस का एग्रेवेशन होगा उसकी कवरेज पॉलिसी नहीं देगी। तो ये पॉलिसी प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी की कंडीशन 4 कहती है, कॉमर्शियल व्हीकल की 4 कहती है। तो यहाँ ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं है, ये लॉस का एग्रेवेशन है जो पॉलिसी में मना है। तो बहुत सारे सर्वेयर्स, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। और ये सोचिए जिस आदमी की नई गाड़ी है हुंडई वर्ना, जिसने भी नई ली है और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई और ECM जिसका डैम में ख़राब हो गया, फूक गया उस एक्सीडेंट में, डैमेज हुआ, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं है, ये ड्यू टू जो टक्कर एक्सीडेंट है उसकी वजह से है और उसकी क्लेम को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कह के मना कर दें तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, तार्किक नहीं है। तो जो एक वरिष्ठ सर्वेयर साहब जो भी थे जिन्होंने ये कहा कि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की वजह से मना करेंगे, तो बड़ा अफसोस होता है उन्होंने इस तरीके से कहा। तो अगर कभी इस किस्म की कोई दिक्कत आती है तो आपको पॉलिसी के कोई बहुत ज़्यादा मोटर रोडी में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मतलब आसानी से आजकल गूगल है, किसी भी चीज़ की आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अगर कभी कोई क्लेम आपका मना कर रहा है, अगर इंश्योर्ड के साथ ये दिक्कत आती तो आप लॉजिकली पूछ सकते हैं साहब पॉलिसी कहाँ मना करती है, और पूछना चाहिए कि किस जगह, जैसे ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का भेद होता है। अगर कभी कोई डिनाई करता है आपके कि साहब पॉलिसी में कहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स के लिए, कहाँ लिखा है कि ये नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज देती है, या कहाँ लिखा है कि कंज्यूमेबल पार्ट्स की कवरेज नहीं देती। एक एड ऑन कवरेज वो एक अलग है, हम तो सिर्फ स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अगर कोई क्लेम कवरेज है तो वो जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही, अगर मना करना है तो उसके अकॉर्डिंग मना करना होगा। जब उसमें मना होगा तभी तो एड ऑन की ज़रूरत होगी। तो जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें कहीं भी कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का भेद नहीं है। तो ये सब बातें हैं, तो इसी के लिए मैंने आज ये एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काम आएगी, ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी। तो यही मेरा उद्देश्य था। अब इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।